चलिए आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है, आपके कृषि रसायन विज्ञान का पेपर है। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और उन सभी प्रश्नों के आंसर क्या हैं। तो हम सारे आंसर आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक पूरा फुल्ली विजिट कीजिए आप और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में आपके कितने आंसर्स आ रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना कि कुछ दिनों पश्चात ही 5-10 दिन बाद ही हम हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12th की सभी कक्षाएं डाल देंगे, सभी विषयों की। तो आप उनको बिल्कुल विजिट करते रहें और अपनी 12th की तैयारी अभी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, गैसीय आयतन नियम को किसने प्रतिपादन किया? तो गैसीय आयतन नियम को गैसेलू, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिस भी बच्चे ने ए ऑप्शन पे टिक किया उसका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे गे-लुसेक ने क्या किया था? गैसीय आयतन का नियम प्रतिपादित किया था। ध्रुवीय यौगिक कौन से विलायक में विलय होते हैं? तो वह ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं क्या? निम्न में से किसमें अष्टक का प्रसार होता है? तो PCl5 में क्या होता है? अष्टक का प्रसार होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में। OF2 में फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है, तो इसमें आपका ऑक्सीकरण अंक रहेगा +1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व उत्प्रेरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व उत्प्रेरण का उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑक्जेलिक एसिड का अम्लीय एमिनोफोर द्वारा ऑक्सीकरण। स्थिर ताप व दाब पर रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को कहा जाता है? तो ऊष्मा परिवर्तन को कहा जाता है एंथैल्पी। अगला है, ड्यूमा विधि का उपयोग किस तत्व का निर्धारण में किया जाता है? तो ड्यूमा विधि का उपयोग नाइट्रोजन के निर्धारण में किया जाता है। अगला है, मेथेन में कौन सा संकरण होगा? तो मेथेन में CH4 है आपके पास, तो इसमें sp3 संकरण यहाँ पे होगा। समांश विखंडन से बनते हैं, तो समांश विखंडन से बनते हैं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन का आपके सामान्य सूत्र रहेगा CnH2n, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है क्या। तो इसी के साथ आपके ये MCQs यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। अब देखिए आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या होती है? तो 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या रहेगी आपके 6.022 × 10⁻23। यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। अवगाद्रो संख्या आपको यहाँ पे लिखनी थी क्या। P उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है? तो P उपकोष में आपके कक्षकों की संख्या होती है 3। FeCl3 के जलीय विलयन की प्रकृति होती है, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अभिक्रिया की वेग दर की इकाई होती है, तो अभिक्रिया के वेग की इकाई दर की इकाई होती है मोल प्रति लीटर पर सेकेंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, तो यहाँ आ जाएगा उनके परमाणु क्रमांक। थर्मस फ्लास्क तंत्र का उदाहरण है, तो थर्मस फ्लास्क विलगित तंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपके, एथेन में बंद कोण का मान होता है? तो एथेन में बंद कोण का मान 109 डिग्री 5 मिनट होता है। ठीक है, 109 डिग्री 5 डिग्री होता है क्या। अगला है, ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? उस प्रक्रिया को कहा जाएगा ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन उसे कहा जाएगा। इसी के साथ ही आपके क्वेश्चंस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी फिनिश होते हैं। अब आपके अति लघुतात्मक प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए, NaOH का तुल्यांक भार ज्ञात कीजिए। तो जब आप NaOH का तुल्यांक भार ज्ञात करेंगे तो उसका तुल्यांक भार आएगा 40 ग्राम प्रति तुल्यांक। इसका करेक्ट आंसर है। 17वें वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? तो 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन तत्व कहते हैं क्या। अगला है, खुला तंत्र किसे कहते हैं? तो खुला तंत्र वह तंत्र जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, उसे खुला तंत्र कहा जाता है। उत्प्रेरक के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो उत्प्रेरक के 2 उपयोग कुछ इस प्रकार है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन में चयनात्मक प्रदान करता है क्या। अगला है, एथाइन की कक्षीय संरचना बनाइए।
तो ये तो आपको बनानी थी क्या। अगला है नियोपेंटेन की संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है था, तो बीच में कार्बन, फिर कार्बन के इस साइड आप CH3 लिख सकते हैं, इस तरफ भी CH3, ऊपर भी CH3, चारों तरफ उसके क्या लगाना है आपको, CH3 लगा देना है। तो इस प्रकार जो आपकी संरचना बनेगी वो बनेगी आपके नियोपेंटेन। कार्बन के चारों तरफ CH3 आपको जोड़ना है सिंगल बॉन्ड के साथ। अगला है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी पृथक प्रणाली में ऊर्जा का न तो सृजन किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहा जाता है। अगला है एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद करने के लिए टोलेन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अगला है बीटा विलोपन किसे कहा जाता है। तो बीटा उन्मूलन एक अभिक्रिया है जिसमें एक अणु से दो प्रतिस्थापियों को हटा दिया जाता है जिससे द्विबंध का निर्माण होता है, इसे बीटा विलोपन कहा जाता है। BHC का व्यावसायिक नाम लिखिए। तो BHC का व्यावसायिक नाम, इसका नाम आपके लिंडेन होता है। इसी के साथ सेक्शन ए यहाँ पे पूर्ण रूप से फिनिश होता है। अब यहाँ पे आपके सेक्शन बी है, तो इसमें लघुगणितात्मक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट, बफर विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो बफर विलयन में आपको लिखना है कि बफर विलयन एक जलीय विलयन है जो दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्मी क्षार या दुर्बल क्षार और उसके संयुग्मी अम्ल के मिश्रण से बना होता है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का मिश्रण क्या कहलाएगा, आपका बफर विलयन कहलाएगा। अगला है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में आप लिख सकते हो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, और जो एक ही दिशा में संपन्न होती है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में आप लिख सकते हैं कि संतुलन की स्थिति तक पहुंचाता है, और जब ये क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वापस पुनः पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होगा। इसमें रिवर्सिबल साइन का प्रयोग करते हैं और इसमें सिंगल वाले साइन का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है समतापी प्रक्रम से क्या अभिप्राय है। तो समतापी प्रक्रम एक ऊष्मागतिकी प्रक्रिया है जिसमें प्रणाली का तापमान क्या रहता है, समान या स्थिर रहता है, उसे बोलते हैं अपन समतापी योजना। अगला है गलन ऊष्मा को उदाहरण सहित समझाइए। तो गलन ऊर्जा, संलयन ऊर्जा या संलयन ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए बर्फ के संलयन ऊष्मा या गलन ऊर्जा 334 जूल प्रति ग्राम है, जिसका अर्थ है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 334 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसको अपन गलन ऊष्मा कहा जाता है क्या। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड के चिकित्सा क्षेत्र में कोई दो उपयोग लिखिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड में पहला लिख सकते हैं अपन, चिकित्सा उपकरणों को रोग मुक्त या रोगाणु मुक्त करने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, और दूसरा है पैथोलॉजी में उत्तक परिरक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है हुंस-डीगर अभिक्रिया क्या है। तो हुंस-डीगर अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके एल्काइन हैलाइड, कार्बन डाइऑक्साइड व सिल्वर हैलाइड बनाते हैं। तो इसको हुंस-डीगर अभिक्रिया कहते हैं। इसको रिएक्शन भी आपको लिखनी दी गई इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, 40 ग्राम NaOH को 250 ml विलयन में घोला जाए तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आप इसकी जब मोलरता ज्ञात करेंगे तो उसमें आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट, मतलब आंसर रहेगा आपके 4m। इसकी मोलरता क्या रहेगी, 4m रहेगी। तो जिसके भी 4m आया उसका बिल्कुल आंसर यहाँ पे करेक्ट है। अधिशोषण व अवशोषण में दो अंतर लिखिए। तो अधिशोषण क्या होता है, यह एक सतही घटना होती है। अवशोषण क्या होता है, अवशोषण देखिए पहले, यह एक व्यापक घटना है। पदार्थ अन्य पदार्थ को थोक में समान रूप से वितरित होता है, और अधिशोषण में यह एक सतही घटना है, पदार्थ की केवल सतह पर ही केंद्रित होता है क्या। अगला है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को एक उदाहरण से समझाइए। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है जिसमें एक बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में एक परमाणु में होता है। उदाहरण के लिए एक एल्कीन की एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ प्रतिक्रिया में
इलेक्ट्रोफाइल के पास पहुंचने पर द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन परमाणु में एक ही ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें लिख सकते हैं आप C2H5Br की अभिक्रिया आपको KOH से करानी है, जिसमें आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5OH प्लस KBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा क्या। अगला क्वेश्चन है तेल व वसा में कोई दो अंतर लिखिए। तो तेल यह कमरे के तापमान पर तरल रहता है, इसमें असंतृप्त वसा अम्ल अधिक होते हैं, जबकि वसा यह कमरे के तापमान पर ठोस होता है, इसमें संतृप्त वसा अम्ल अधिक होते हैं। क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में संग्रहित इसलिए किया जाता है ताकि प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ इसकी प्रतिक्रिया से फोस्फिन नामक जहरीली गैस बन जाती है, इसलिए क्या किया जाता है, इसे गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी में देखिए निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें पहला दे रखा है आपको मोलर ऊष्माधारिता, सेकेंड है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो पहले वाले में आंसर लिखना था आपको मोलर ऊष्माधारिता, किसी पदार्थ के एक मोल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कि भाई ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहलाती है। और ऊष्माक्षेपीय में कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण इसमें अवशोषण होता है और इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रिया को अपन बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोल्बे विद्युत अपघटन संश्लेषण क्रियाविधि को समझाइए। तो कोल्बे के विद्युत अपघटनीय संश्लेषण में कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन या विद्युत अपघटन शामिल है। एनोड पर डी कार्बोक्सिलेशन होता है और मुक्त एल्काइन रेडिकल्स बनते हैं जो बाद में द्विगुणित होकर एल्केन का निर्माण करते हैं। ये इसकी संपूर्ण प्रक्रिया थी। अगला क्वेश्चन है 43, निम्न के आपका यूपीएससी नाम लिखने थे। तो फर्स्ट का नाम हो जाएगा आपका, तो पहले वाले में आंसर रहेगा आपका ब्यूटेन टू ऑल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल या टू ब्यूटेनॉल भी आप इसे लिख सकते हैं। इसका नाम रहेगा आपके एथेनोइक एसिड, जिसको अपन एसिटिक एसिड भी कहते हैं, पर आपको इसमें लिखना था एथेनोइक एसिड। अगला है इसमें आपको इसका नाम लिखना है एथिल एथेनोइड। तो इसी के साथ क्वेश्चन भी आपका फिनिश होता है। अब यहाँ से आपके सेक्शन डी स्टार्ट होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45 ये आपके मेजर्स क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। तो इसी के साथ आपका पेपर यहाँ पे फिनिश होता है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्लास 12th के लिए सभी कक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपकी तैयारी 12th की अभी से स्टार्ट हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।